हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जेआईबी एग्जाम से पहले के हमारे 50 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम कर रहे हैं, जहां पर हम 50 डेज में एटलीस्ट 50 मार्क्स हम कैसे obtain कर सकते हैं इन द आई एंड आईएफएस पेपर। इस चीज से रिलेटेड सारी की सारी जो है प्रिपरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि प्रीवियसली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ के साथ वी विल सी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, उनसे वो टॉपिक्स भी हम देखेंगे यहाँ पर। This is day 29. Chapter 22 is something that we'll be discussing today. But before moving ahead, let me just remind you, अगर आप लोग अभी तक किसी से जो है गाइडेंस नहीं ले रखे हो एंड यू आर सीइंग कि आपके पास टाइम कम है और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर और मास्टर कोर्स जो एडुटैप प्रोवाइड कर रहा है। चारों कंपोनेंट्स के इकट्ठा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज विथ ईच चैप्टर एंड फुल एंड मॉक टेस्ट। आपको रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑल्सो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवाइज करवाया जाएगा ओके बिफोर द एग्जाम। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस मास्टर कोर्स एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। JAIB 75 कोड यूज करके आप अभी 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन दिस कोर्सेज। साथ के साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा सुपर क्रैश कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है एंड इन दिस काफी कम टाइम में हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स उनको कवर करेंगे। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें आपको जो क्लास हो रहा है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज अवेलेबल इन द मास्टर कोर्स एक्सेप्ट द सिंगल कंपोनेंट के जो भी आपके एक एक कंपोनेंट के जो आपके रिकॉर्डेड वीडियो से, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो से, उनके अलावा बाकी सब यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। राइट, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ नहीं तो कहीं और से भी एटलीस्ट गो फॉर सम गाइडेंस। राइट, link is given in the description. Now chapter number 22 is something that we are discussing, RBI and Banking Regulation Act। ठीक है, RBI and Banking Regulation Act की अगर हम बात करें, ये दोनों are the basics and the pillars, stalwarts of banking sector in India, है ना। तो इनसे रिलेटेड जो important हमारे sections हैं, प्रोविजंस है दैट यू शुड बी नोइंग। तो आरबीआई एक्ट की अगर हम बात करें, इस एक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सेटअप ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग एंड अदर जो है लाइक इन्फ्लेशन रिलेटेड एंड आरबीआई जो भी चीज है लाइक नोट प्रिंटिंग, ये सारी चीजें आपको जो है इस पर्टिकुलर एक्ट में दिख जाएंगे। तो फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे बुक में दिए हुए हैं, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ही हम डिस्कस करेंगे बिकॉज बाकी जगह से आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वहां से पूछा जाए, जहां से पूछा जा सकता है दो सेक्शंस आल्सो विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट में अगर हम देखें, लेजिस्लेशन हमने देख लिए हैं क्या क्या है, वी हैव अ फेयर आइडिया ऑन दिस कि आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर द बेसिक। एसबीआई से रिलेटेड ये जो एक्ट से एस्टैब्लिशमेंट के एंड देन सब्सिडियरी बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट के लाइक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड ये दोनों जो एक्ट्स है दीज आर रिलेटेड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन एंड देन फाइनली स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हैदराबाद, ये सबको मर्ज कर दिया गया, दैट आल्सो वी हैव सीन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आरबीआई एक्ट, इसमें आपको काफी सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें काफी सेक्शंस है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस वी आर डिस्कसिंग। द फर्स्ट चैप्टर इज अ प्रिलिमिनरी सेक्शन, जहां पर आपको आरबीआई एक्ट, इसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एस्टैब्लिशिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन सेक्शन 2 में काफी डेफिनेशंस दिए हुए हैं, बट वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज गिवन इन द सेक्शन 2E विच इज शेड्यूल्ड बैंक का। तो शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, आरबीआई एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके का है, देयर आर वेरियस प्रोविजंस विच आर गिवन इन द सेक्शंस ऑफ द आरबीआई एक्ट। ठीक है, जनरली एक्ट में ऐसा ही होता है, सेक्शंस में प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स मींस कुछ लिस्ट भी दिए हुए हैं। ठीक है, लिस्ट वगैरह यहाँ पर होता है, तो दो लिस्ट है यहाँ पर, 2 शेड्यूल्स आर देयर इन द आरबीआई एक्ट। नंबर 1 शेड्यूल में आपको जियोग्राफिकल रीजन जो इंडिया में है जहाँ पर आरबीआई एक्चुअली फंक्शन करता है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये आपको देखने को मिलेगा किस रीजन में कौन सा एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट क्या आ जाता है, दैट इज गिवन। एंड द अदर थिंग इज यहाँ सेकेंड शेड्यूल में काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ऐसे बैंक्स के नाम दिए हुए हैं विच आर रियली, ये ऐसे बैंक से जो कि एक्चुअली कुछ
सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं एंड दे आर एलिजिबल सो दैट दे कैन बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर शेड्यूल। ठीक है, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं दे विल बी इंक्लूडेड, व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन शेड्यूल बैंक के क्या कंडीशंस है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट दे गेट, एवरीथिंग वी हैव सीन। सो ये जो सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स के नाम इंक्लूडेड है दे आर नोन टू बी द शेड्यूल्ड बैंक्स। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। चैप्टर 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में इनकॉर्पोरेशन कैपिटल रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। इसमें सेक्शन 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर एम क्या है आरबीआई को एस्टैब्लिश करने का। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट एम है करेंसी को मैनेज करना, बिकॉज इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी को मैनेज करता था। नोट प्रिंटिंग हो या कॉइन मिंटिंग हो, दोनों चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू डू, बट प्रेजेंटली कॉइन जो मिंट किए जाते हैं दैट इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द नोट्स आर प्रिंटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड अगर आप नोट पे देखो तो आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर भी आपको दिखेगा, बिकॉज ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आरबीआई टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट बीइंग अ लीगल टेंडर, यानी कि लीगली लॉ के हिसाब से आप उसे टेंडर यानी कि ट्रांजैक्शंस में यूज कर सके। ठीक है, तो इट इज आरबीआई विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक लीगल एक्सिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली आरबीआई एक्ट के तहत उसे बनाया जा रहा है, तो एक्ट के तहत उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस बन रहा है, एक कॉमन सील उसका एक जो है अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका लीगल एक्सिस्टेंस एंड ऑल्सो इट विल हैव इट्स ओन वी कैन से स्टैम्प। ठीक है, सील कहा जाता है उसे। सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल, इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ था। 7 एंड 8 सेक्शंस में दिया हुआ है कैसे आरबीआई मैनेज किया जाता है एंड सेंट्रल बोर्ड क्या होता है आरबीआई का। तो आरबीआई का सबसे हाईएस्ट जो बॉडी है, अथॉरिटी है, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड। दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 7 में दिया हुआ है। कौन कौन आते हैं इस सेंट्रल बोर्ड में, हु इज द हेड ऑफ दिस सेंट्रल बोर्ड? तो ये जो है आरबीआई गवर्नर के डायरेक्शंस के बेसिस पर जो है चलता है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्टीमेटली आरबीआई गवर्नर को जो है डायरेक्शंस देता है कि कैसे कैसे आपको काम करना है एंड उसके हिसाब से सेंट्रल बोर्ड चलता है। सेंट्रल बोर्ड के हेड ऑब्वियसली गवर्नर ऑफ आरबीआई है। देयर आर 4 और उससे लेस, ठीक है, एटलीस्ट 4 जो है, सॉरी एटमोस्ट 4 जो है आपके डिप्यूटी गवर्नर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तो जनरली 4 डिप्यूटी गवर्नर्स यहाँ पे होते हैं और ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। डायरेक्टर्स यहाँ पर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, 4 डायरेक्टर्स लोकल बोर्ड से। तो आरबीआई के 4 लोकेशन, 4 डिफरेंट रीजन्स में आरबीआई हैज इट्स लोकल बोर्ड्स। ठीक है, तो ये लोकल बोर्ड्स आर एक्चुअली उस पर्टिकुलर रीजन में एक हेड की तरह होते हैं, हेड ऑफिस की तरह होते हैं। लाइक नॉर्दर्न रीजन में एक है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में एक है। तो इन दिस वे वी कैन से द लोकल बोर्ड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये 4 लोकल बोर्ड से 4 पीपल को आरबीआई में एक्चुअली बुलाया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट लोकल बोर्ड देयर एंड टू टेक द मेजर डिसीजंस के डायरेक्टर्स वहां पर आते हैं। एक्स ऑफिशियो यानी कि लोकल बोर्ड के मेंबर भी हैं और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मेंबर हैं। अब 10 डायरेक्टर्स यहाँ पर है वेरियस फील्ड से 4 इयर्स के लिए लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। नाउ मेंबर्स जो है फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर फुल टाइम होते हैं, रिमेनिंग कैन बी हैविंग डिफरेंट टर्म्स। नाउ टर्म यहाँ पर क्या है, गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पहले भी उन्हें निकाल सकता है। अ फ्यू नेम्स इन द हिस्ट्री वी नो, बट या सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्यूटी गवर्नर एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई को पहले भी निकाल सकता है। अब सेक्शन 9 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपकी ये स्लाइड, लेट मी टेल यू, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-4 क्वेश्चंस तो इससे आ ही रहे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से। आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो। लोकल बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस, 4 रीजन्स में 4 लोकल बोर्ड्स, ईच लोकल बोर्ड 5 मेंबर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अपॉइंट करता है 4 इयर्स के लिए, ये अपॉइंट होते हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स इन ईच लोकल बोर्ड अपॉइंटेड फॉर 4 इयर्स एंड एवरी ये 4 इयर्स का जो टर्म है 4 मोर इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 2 टर्म्स के लिए खाली एक्सटेंड किया जा सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। यानी कि 8 इयर्स से ज्यादा एक पर्टिकुलर पर्सन लोकल बोर्ड का मेंबर बना हुआ नहीं रह सकता। सेक्शन 11 कैसे गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर को ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा सकती है उनके ऑफिस से। एंड सेंट्रल बोर्ड के मीटिंग्स जो होते हैं, ये सेंट्रल बोर्ड पूरा बना तो दिया, गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर, देन वी हैव डिफरेंट डायरेक्टर्स, पूरा बना तो दिया, बट इनकी मीटिंग कब होती है? तो मैंडेटेड है कि एटलीस्ट 6 टाइम्स अ ईयर वो मिले। ऐसा नहीं है कि पूरा सारे 6 के 6 आपके पूरे साल में 6 बार मिलना है ना। जनवरी में 6 बार मिल लेते हैं, जनवरी 1 से 6 तक हो गया, मीटिंग खत्म।
इज इट सो? नो, एवरी क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार, एंड बाकी 2 मीटिंग्स कभी और भी कर सकते हो। तो 4 क्वार्टर्स आते हैं हमारे पूरे ईयर में, तो एवरी क्वार्टर में एक बार उन्हें एटलीस्ट मिलना है, एंड बाकी 2 कभी भी मीटिंग्स कर सकते हैं। इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर विल बी प्रिसाइडिंग दैट पर्टिकुलर मीटिंग। एंड अगर कोई भी वोट्स में इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, लेट्स से देयर आर 6 मेंबर्स इन द या 16 मेंबर्स, तो 8 मेंबर्स ने यस कहा, 8 मेंबर्स ने नो कहा, तो फिर फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो वीटो होता है, एंड दैट वीटो इज विद द जो गवर्नर है या फिर जो प्रिसाइडिंग है ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है। That is the thing. Now please answer these questions. में पूछा हुआ है। As per section 4 of RBI Act, paid up capital of the bank is, बैंक यानी कि RBI is, ठीक है, बैंक ऐसा दिया हुआ है RBI Act, तो you can relate। तो कितना है? कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? 2 crore, 5, 10, 15. What is the right answer? Please to let me know. Yes. Please pause the video and try to give the answer in the comment section. So the correct answer here is what? यस, बी 5 करोड़, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। सेक्शन 13 ऑफ आरबीआई एक्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है 2023 में, कैन बी आस्क्ड अगेन। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 13 में मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड शेल बी कन्वीन्ड बाय द गवर्नर एटलीस्ट डैश टाइम्स इन ईच ईयर। आरबीआई एक्ट के हिसाब से सेक्शन 13 में जो दिया हुआ है, मीटिंग सेंट्रल बोर्ड की कितने बार होने चाहिए? 2, 4, 6, 3। सो द करेक्ट आंसर इज यस, 6C। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ में अनदर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डैश लोकल बोर्ड्स इन इंडिया। कितने लोकल बोर्ड्स हैं इंडिया में? तो देख रहे हैं आप, इसी एक स्लाइड से इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। लोकल बोर्ड्स ऑब्वियसली 4 डिफरेंट रीजन्स के लिए, तो 4 लोकल बोर्ड्स होंगे ना, NEWS। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड का मेंबर नहीं है। आरबीआई गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, ये दोनों तो हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी, काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज भी सेंट्रल बोर्ड का पार्ट होते हैं, बट एग्जीक्यूटिव गवर्नर ऑफ आरबीआई ऐसा कोई जो है इस पर्टिकुलर सेंट्रल बोर्ड का पार्ट नहीं है। सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द अदर थिंग्स। सेक्शन 17 की अगर हम बात करें, आरबीआई कैन टेक डिपॉजिट ले सकता है, क्योंकि एक तरह का बैंक ही है, डिपॉजिट ले सकता है विथ एंड विदाउट इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट यानी कि जब आरबीआई रेपो, रिवर्स रेपो के थ्रू पैसे लेता है। विदाउट इंटरेस्ट कौन सा हो गया? एचडीएफ के थ्रू, ठीक है, या फिर आप एचडीएफ तो विथ इंटरेस्ट है, विदाउट इंटरेस्ट हो गया सीआरआर के थ्रू, है ना। इस तरीके से परचेज या सेल कर सकता है, फॉरेक्स सिक्योरिटीज, रीडिस्काउंटिंग वगैरह कर सकता है। सेक्शन 18A में बताया गया है कि कोई भी लोन जो आरबीआई दे रहा है उसे इनवैलिडेट कोर्ट वगैरह नहीं कर सकते, तो दैट इज अ थिंग। नाउ आरबीआई कौन से पर्टिकुलर बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पहले तो इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब इससे क्वेश्चंस आने लगे, तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग हियर इज कि आरबीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं, एक नॉट जस्ट इन इंडियन करेंसी बट इन फॉरेन करेंसी ऑल्सो। सो आरबीआई विल थिंक, अरे मेरे पास तो इतने पैसे, चलो अब ट्रेड शुरू कर देते हैं, गुड्स यहाँ से वहां भेजेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे सबको, सारा कुछ मैं ही कर दूंगा। तो दैट इज नॉट द थिंग। ट्रेड, हैविंग डायरेक्ट कमर्शियल इंटरेस्ट, ये सब आरबीआई नहीं कर सकता। शेयर्स, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब नहीं। मॉर्टगेज लोन्स, घर खरीदने लगे आरबीआई गवर्नर, इस पैसे से नहीं कर सकते। बिल्स वगैरह जो है ऑन डिमांड, उनको डिस्काउंटिंग, रीडिस्काउंटिंग वगैरह नहीं। अलाउज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और करंट अकाउंट या पे जो है इंटरेस्ट वगैरह नहीं दे सकते। ऑब्वियसली करंट अकाउंट 0 इंटरेस्ट का होता है, तो वी कैन नॉट गिव द इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर? जून में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजैक्ट एज पर आरबीआई एक्ट? एंगेज इन ट्रेड और अदरवाइज हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अदर अंडरटेकिंग, yes cannot do this. Purchase shares of any banking company or other company or grant loans upon the security of shares, yes. Make loans or advances, ठीक है। तो सॉरी, दिस इज 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? लोन्स और एडवांसेस इस तरीके से जो है दे सकते हैं क्या? सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग, तो यहाँ पर मेक लोन्स एंड एडवांसेस और भी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एज वी हैव सीन हियर, डायरेक्टली जो है मॉर्टगेज या फिर इस तरह के लोन्स जो है वो नहीं दे सकते, तो दिस शुड बी द करेक्ट थिंग। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन में वो भी पूछा गया था मॉर्टगेज रिलेटेड, मॉर्टगेज लोन्स, राइट। तो दैट शुड बी द राइट थिंग। सो डी इज द राइट आंसर हियर। नाउ चैप्टर 3 अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं आरबीआई एक्ट के। बैंकर, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? आरबीआई है। स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकर कौन है? आरबीआई है। सेक्शन 20 के हिसाब से, सेक्शन 21A के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकर आरबीआई बन सकता है इफ दे हैव एन एग्रीमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट का बाय डिफॉल्ट है, डायरेक्टली है, आरबीआई बैंकर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे सारे आरबीआई में रखेगी। एंड इफ इट वांट्स टू मैनेज द इट्स डेट, तो आरबीआई को पूछेगा कि मेरा डेट मैनेजमेंट करना है मुझे, तो कैसे करूं दैट। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये रोल आरबीआई निभाएगा ओनली इफ दे हैव एन एग्रीमेंट विद आरबीआई। आफ्टर दैट सेम थिंग्स जो है उनके लिए करेगा। अब सेक्शन 22 में दिया हुआ है कि द ओनली राइट टू इश्यू द बैंक नोट्स, सोल राइट किसके पास है, आरबीआई के पास, और बैंक नोट्स का डिनोमिनेशन जो है इस तरीके से है, एंड द मैक्सिमम डिनोमिनेशन इज ऑफ 10,000। प्रेजेंटली मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ द बैंक नोट कितना है, कैन एनीवन टेल मी, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर कोई भी नोट कंटिन्यू डिसकंटिन्यू वो आरबीआई अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। सेक्शन 26 में अगर कोई नोट लीगल टेंडर होना है तो आरबीआई विल डिसाइड, लीगल टेंडर नहीं होना है तो आरबीआई विल डिसाइड। फॉर एग्जांपल 2000 का नोट लीगल टेंडर था, यू कैन यूज इट इन द ट्रांजैक्शंस, बट अब नहीं है। दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय आरबीआई विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी नोट्स अगर सॉइल खराब हो जाते हैं, आप आरबीआई के पास ले जाओ, उसको आपको नया नोट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का है। नो, आरबीआई का कंपल्सरीली ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आपने फाड़ फूड़ के आरबीआई को दे दिया और वो दे रहे, नो, दैट इज नॉट कंपल्सरी, दे विल डिसाइड कैसे करना है, एंड दैट डिसीजन सेक्शन 28 के बेसिस पर, कि किसी पर्सन का ऐसा राइट नहीं है कि जाकर एकदम मांगे और वो लोग दे दें आरबीआई में, दे मे गेट इट, एंड द प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई डिसाइड करेंगे, ये बताया गया है। एंड जो बैंक नोट्स है ये एक तरह के पेपर्स है, तो ये गवर्नमेंट पेपर्स जो भी होते हैं उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लग रहा है, इस एग्जेम्प्ट किया गया है, ये सेक्शन 29 ऑफ आरबीआई एक्ट में दिया है। अब सेक्शन 30 में दिया है कि आरबीआई अगर फेल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्लोज कर दे। 33 में दिया हुआ है कि एसेट्स क्या है, जो भी इश्यू डिपार्टमेंट, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड द इश्यू डिपार्टमेंट, जो बैंक नोट इश्यू रिलेटेड सारे एक्टिविटीज देखता है। जब बैंक नोट इश्यू किया जा रहा है तो ये बैंक नोट्स आपके लायबिलिटीज बन गए, एंड आपके एसेट्स क्या होंगे उसके सामने यू हैव टू मेंटेन सम गोल्ड, सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बुलियन, रुपी कॉइन्स, सिक्योरिटीज, ये सब आपको मेंटेन करना होगा। So now we will be seeing the next sections, that is section 34। तो liabilities क्या है, as I told you, करेंसी नोट्स जो आरबीआई प्रिंट करता है उसके liability है, बिकॉज नोट जो प्रिंट कर रहा है आज के डेट में उसका वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन आगे जाकर उसका वैल्यू जो है रिड्यूस होने वाला है, बिकॉज मनी का वैल्यू इन्फ्लेशन से रिड्यूस होता है, तो एक लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जो नोट प्रिंट किया गया उसके वैल्यू रिड्यूस हो रहे हैं। अब सेक्शन 40 इज ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज, ये जो है आरबीआई कर सकता है, एंड आरबीआई कैन ऑल्सो डेजिग्नेट अदर्स, एंड वो अदर्स जिनको आरबीआई डेजिग्नेट करता है टू डू ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन करेंसी, दे आर कॉल्ड द ऑथराइज्ड डीलर्स या ऑथराइज्ड पर्सन्स, है ना। आई होप यू रिमेंबर, ऑथराइज्ड पर्सन्स या डीलर्स उन्हें कहा जाता है। इनका एक लिमिट है कि 2 लाख रुपीज से कम का इक्विवेलेंट अमाउंट का, इससे कम का जो अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 42, यहाँ पर आप सीआरआर रिलेटेड प्रोविजंस देख रहे हैं, तो सीआरआर वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 42 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। सीआरआर इज अ कैश रिजर्व रेशियो, द बैंक्स, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्चुअली, एंड द शेड्यूल, ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स फॉर दैट सेक मेंटेन सीआरआर विद द आरबीआई, ये चीज हम पहले देख चुके हैं। और ये सीआरआर जो है एक परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जनरली आरबीआई फिक्स करता है, राइट। तो ये परसेंटेज जो है इस पर कोई लिमिट नहीं है, आरबीआई कैन फिक्स एनी हायर या फिर लोअर परसेंटेज, 4 to 5% के आसपास आजकल ये रहता है। नाउ इफ वी सी दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ऑल द थिंग्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो मैंने मेंशन भी कर दिया नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट या एक बार हम गो थ्रू कर सकते हैं, चांसेस है कि कुछ पूछ ले। तो एग्जेम्पशन ऑफ आरबीआई फ्रॉम द इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, ये टैक्सेस आरबीआई को देने नहीं पड़ते सेक्शन 48 में। 49 वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बैंक रेट रिलेटेड प्रोविजन इसमें दिए हुए, आपको याद है बैंक रेट 1 to 28 डेज का लेंडिंग, एंड बैंक रेट कौन से रेट से एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड होता है, कैन एनीवन टेल मी, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट, जिससे बैंक्स एक्चुअली बोरो करते हैं आरबीआई फ्रॉम आरबीआई, एंड आरबीआई को अगर लिक्विडेट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट। अब चैप्टर 5 में दिया हुआ कि अगर आरबीआई के कहे हुए रेगुलेशंस एंड ऑल यू आर नॉट फॉलोइंग, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं, तो आपको मॉनिटरी फाइन एंड 3 years तक का प्रिजन भी हो सकता है, जेल प्रिजन हो सकता है। शेड्यूल्स के बारे में मैंने बता दिया, फर्स्ट में 4 डिफरेंट टेरिटरीज, सेकंड में आपका शेड्यूल्ड बैंक्स हैं।
ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, यहाँ पर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आ गए हैं। तो इस एक्ट में बहुत ज़्यादा सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अ फ्यू आर इंपॉर्टेंट विच आई एम डिस्कसिंग हियर। सेक्शन 19 की अगर हम बात करें ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें ये दिया हुआ है कि कोई भी बैंक, यहाँ पर बैंक रिलेटेड प्रोविजंस आ गए बिकॉज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑब्वियसली। तो कोई भी बैंक अगर है एंड दिस बैंक इज एक्चुअली वांटिंग टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडियरी, तो उस सब्सिडियरी को एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं फॉर डूइंग एक्टिविटीज विच आर गिवन सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 हम पहले भी देख चुके हैं एक बार कि सेक्शन 6 में बैंक कौन सा एक्टिविटीज कर सकता है, ये दिया हुआ है इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेक्शन 5B 51B एंड 51C ये भी हम जो है देख चुके हैं। बी में बैंकिंग रिलेटेड डेफिनेशन है कि बैंकिंग क्या होता है, सी में बैंकिंग कंपनी का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है। 6 में वी हैव सीन एक्टिविटीज क्या है, 7 में बैंक जो टर्म है बैंक, बैंकिंग, बैंकर, ये जो वर्ड है वो किसी के नेम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड बताया गया है। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया से बाहर ब्रांच एस्टैब्लिश कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर द सब्सिडियरी, या फिर एज पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से आप जो है सब्सिडियरी एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये बैंक्स को कहा गया है विच आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इफ यू रिमेंबर यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कौन से ऐसे बैंक्स है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के परव्यू से बाहर होते हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो यू कैन लेट मी नो व्हाट आर दोस। लोन्स एंड एडवांसेस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अपने खुद के शेयर्स के सिक्योरिटी देके लोन्स वगैरह नहीं दे सकते, एंड अपने खुद के डायरेक्टर्स के लिए लोन्स वगैरह नहीं दे सकते, जैसे अपने भाई भतीजों को जो है सीईओस लोन दे देते हैं, तो दैट इज स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड। सेक्शन 21-22 में दिया हुआ है, 21 में लाइक कि कितना जो है लोन दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम अमाउंट का लोन दिया जा सकता है, व्हाट आर द टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द लोन्स एंड ऑल, आरबीआई कैन हैव अ कंट्रोल ओवर देम। साथ के साथ लाइसेंस अगर किसी भी बैंक को प्रोवाइड करना है तो दैट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कई फैक्टर्स आरबीआई कंसिडर करता है उस बैंक से रिलेटेड कि उसको डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जो नॉर्मली डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, और उनका मैनेजमेंट जो है पब्लिक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। ये सब चीजें देखकर आरबीआई लाइसेंस देता है। ऑब्वियसली ये सारे चेकिंग तो होता है। सेक्शन 23-24 आर वेरी इंपॉर्टेंट। 23 यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई भी बैंक नया ब्रांच एस्टैब्लिश कर रहा है फॉर ऑन अ टेम्पररी बेसिस, तो वो 1 मंथ के लिए खाली ये ब्रांच को एस्टैब्लिश कर सकता है ऑन अ टेम्पररी बेसिस। 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक ना एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर पूछा गया है, यहां पर बताया गया है कि सेक्शन 24 में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिलेटेड प्रोविजन है। तो सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में क्या है, सीआरआर। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या है, एसएलआर रिलेटेड प्रोविजंस। बड़ा भाई आरबीआई एक्ट, बड़ा नंबर 42, ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। एसएलआर में क्या क्या बैंक मेंटेन करता है, रिजर्व में कैश रिजर्व एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज 25 to 40% यहाँ पे लिमिट था इस एक्ट के हिसाब से, बट ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट जो है उसे हटा दिया गया है 2007 में इसमें अमेंडमेंट्स करके। तो 25% का लोअर लिमिट नहीं है, प्रेजेंटली 18% के आसपास एसएलआर है। नो सेक्शन 26A 26 में कोई भी डिपॉजिट्स अगर अनक्लेम्ड है, अगर वो 10 साल के लिए अनक्लेम्ड है, 10 साल तक वो डिपॉजिट उसमें पड़ा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट लेट्स से है और डिपॉजिट पड़ा हुआ है, और नोबडी हैज क्लेम, नो ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड 10 ईयर्स तक, तो 10 ईयर्स के बाद उसे डेफ फंड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, डेफ फंड इज अ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, इसके साथ साथ इफ एट ऑल देयर इज एनी फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट है एफडी आरडी, तो वो उसका मेच्योरिटी के बाद 10 इयर्स तक वो पड़ा हुआ है बैंक में, कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेफ फंड। और ये ट्रांसफर जैसे ही 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं उस पर्टिकुलर डिपॉजिट के, उसके 30 डेज के अंदर अंदर द बैंक हैज टू फर्स्ट इन्फॉर्म टू आरबीआई कि आई एम ट्रांसफरिंग दिस मनी, देन अप्रूवल वगैरह लेके आरबीआई के डेफ फंड में इसे ट्रांसफर करना होगा एज पर सेक्शन 26 एंड 26A। आई होप दैट इज क्लियर। Okay, now please answer this question. As per which section of the Banking Regulation Act RBI gives license to banks? ठीक है, as we know it is section 22 of the Banking Regulation Act. C will be the right answer. Now this is a homework question. Please try to answer this question. बहुत ही simple है, फटाफट से इसके आंसर से जितने लोग भी ये सेशन देख रहे हैं everybody will answer. Okay, so if you have any other queries you can always let us know on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें जो है मेल करके बता सकते हैं।
ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। आपका क्या रिव्यू है इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी रेगुलरली कीप चेकिंग योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।